हेलो नमस्कार मेरे सभी प्यारे साथियों। आरपीसी व्यूज़ चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और एक जो वीडियो जो लेकर आए हैं कि लंबे समय के बाद में लेके आए हैं, लेकिन ये जो वीडियो जो रहेगी, ये जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। ये खासकर उन विद्यार्थियों के लिए रहेगी जो कि आरपीएससी से संबंधित जो भी तैयारी कर रहे हैं और आगामी जो परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक वीडियो है। और ये वीडियो रहेगी इकोनॉमिक जो सर्वे जो हाल ही फिलहाल में जो वित्त मंत्री से निर्मला सीतारमन जी के द्वारा जो वीडियो जो इकोनॉमिक जो सर्वे जारी किया गया था उसके संदर्भ में। अब कुछ विद्यार्थियों के मन में सवाल रहता था कि जो आप इकोनॉमिक सर्वे अगर देखोगे तो उसमें 484 से भी ज़्यादा पेजों का जो आर्थिक सर्वे जो आया था उसमें पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, तो उसको कैसे कवर किया जाए। तो इसलिए मैं इस वीडियो में हम जो चर्चा करेंगे वो मुख्य जो पिन पॉइंट रहेंगे, यानी कि जो हमारी एग्ज़ाम की दृष्टि से जो भी की पॉइंट रहेंगे उन की पॉइंट्स को हम कवर करने वाले हैं। तो जो भी नया विद्यार्थी इस वीडियो को जो देख रहा है वो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करते हुए ज़रूर चलिएगा इस चैनल को। और आगे जो भी वीडियो आएंगी, आगे आपके जो भी महत्वपूर्ण जो घटनाएं होंगी या जो भी आपसे परीक्षाओं की संबंधित जो भी तथ्य होंगे वो हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। इसलिए आप सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो, आपने देखा होगा कि हर साल एक शब्द चर्चा में रहता है कि भाई अब बजट आने वाला है, बजट आएगा, क्या सरकार घोषणा करेगी, क्या देगी, क्या नहीं देगी। ये एक जो बजट है, तो बजट आने से पहले अगर हम देखेंगे तो एक दिन पहले वित्त मंत्री के द्वारा एक पिछले साल का जो रिकॉर्ड है वो जारी किया जाता है, ध्यान रखना। और वर्तमान समय में क्या चल रहा है उसका लेखा जोखा जारी किया जाता है, यानी कि 2 साल का इसमें हम कहें तो एक ऑडिट जो है होता है वो दिया होता है और उसी के बारे में जानकारी दी जाती है। और एग्जामिनर जो है वो भी यहीं से क्वेश्चन निकाल के लेके आता है, ठीक है। और हम उन्हीं की पॉइंट्स को देखेंगे। तो आपको ध्यान रखना, ये जो आपका जो इकोनॉमिक जो सर्वे है, जिसको देखो यहाँ पे आर्थिक जो सर्वेक्षण है और इसको इंग्लिश में कहते हैं इकोनॉमिक जो सर्वे, ये 2022-23 का है, यानी कि जो ये वित्तीय वर्ष है भारत का वित्तीय वर्ष। और वित्तीय वर्ष कौन सा है? 2022-23 के वित्तीय वर्ष है। और इसी वित्तीय वर्ष के लिए जो इकोनॉमिक जो सर्वे जारी किया गया। अब ये वित्तीय वर्ष जो है आप देखोगे कि ये वित्तीय वर्ष कब से कब तक का है सर। आगे 2022 दोनों दे रखे हैं, 2022 तो गई, 2023 गई, लेकिन 2022 क्यों है? अगर हम देखेंगे तो 2022 क्यों है कि ये जो वित्तीय वर्ष जो शुरुआत है, यानी कि ये इकोनॉमिक जो सर्वे है वो 1 अप्रैल 2022 से लेकर अगर हम देखेंगे तो 31 मार्च 2023 2000 जो आपका जो 23 है, ध्यान रखना 2023 है, वहाँ तक का ये लेखा जोखा है, ठीक है। 2023 तक का जो लेखा जोखा है ये। तो ये अपना एक वित्तीय वर्ष बनता है, तो इसलिए इसको शॉर्ट में बोल दिया जाता है 2022 2023। तो इसलिए इकोनॉमिक जो सर्वे है 2022-23 का जो इकोनॉमिक जो सर्वे है, इसी में हम देखेंगे कि जो हमारे लिए क्या कौन सी जो पॉइंट है, बिंदु है, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, उसी चीज़ के लिए हम आज इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सभी विद्यार्थी धैर्य के साथ बैठिएगा और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और हम बताएंगे कि इसमें जो कुछ जो पॉइंट हैं आपके, जो कुछ ऐसी शब्दावलियाँ भी हैं जिनके बारे में हमें जानना ज़रूरी है, और वो हम वीडियो के अंत में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो वीडियो है हमारा, तो इसमें देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 का जो है, उससे पहले हम थोड़ी सी कुछ जानकारी ले लेते हैं इकोनॉमिक सर्वे के बारे में, क्योंकि वहाँ से भी आपके लिए क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो आप किसी भी प्रकार की जो एग्ज़ाम है उसमें यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, चाहे आप वो कोई भी लो लेवल का एग्ज़ाम ले लीजिएगा या फिर आप आरपीएससी लेवल का एग्ज़ाम ले लीजिएगा, पीसीएस लेवल का, किसी भी प्रकार का। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के रूप में वो किया गया था। अब जो आर्थिक सर्वेक्षण है, ये जो आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो वित्त मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय। यानी कि आर्थिक सर्वेक्षण को तैयार करने वाला जो मंत्रालय है वो कौन सा? फाइनेंस मिनिस्टर है ना। फाइनेंस मिनिस्ट्रियल, मिनिस्ट्रियल मंत्रालय का मतलब क्या होता है? मिनिस्ट्री है।
द्वारा एक वार्षिक दस्तावेज है। ये क्या है? एक वार्षिक दस्तावेज है। बिल्कुल है भाई, क्यों? हम देखते हैं कि जो इसमें लेखा जोखा होता है वो 1 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 1 वर्ष का होता है। तो ये हम इसको एक वार्षिक दस्तावेज, क्योंकि प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है ये। और इसे संसद में केंद्रीय बजट जो होता है, हमारा जो बजट आने वाला जो होता है, जो कि हम देखते हैं कि 1 फरवरी को जो बजट जारी होता है, कि कब? 1 फरवरी को जो बजट जारी होता है, ध्यान रखना, उससे केंद्रीय उसको बोलते हैं बजट को बोलते हैं केंद्रीय बजट पेश किया जाता है, उसे 1 दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है। तो अब यानी कि अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि जो 1 फरवरी को जो बजट जारी होगा, तो बजट जारी होने से अगर देखें तो ये 31 जनवरी को सर्वे, आर्थिक इकोनॉमिक जो सर्वे है वो प्रस्तुत किया जाता है। ध्यान रखना इस चीज़ का। आप अगर आप देखोगे कि आप सिर्फ इतनी बात ध्यान रखना है, 1 फरवरी को रट के मत चलना है, क्योंकि थोड़ा सा तथ्यात्मक रूप से ये घुमा सकता है। और घुमाने के लिए जब हमें इस चीज़ की बात होगी तो हमें पता होना चाहिए कि जो भी आर्थिक सर्वे है या इकोनॉमिक जो सर्वे है वो जो जारी होता है वो बजट पेश करने से 1 दिन पहले प्रस्तुत करना होता है। तो चाहे वो बजट जो हमारा है वो कभी भी पेश करो, लेकिन उससे जस्ट पहले दिन हमें क्या होना चाहिए? इकोनॉमिक सर्वे प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो ध्यान रखना, संसद में केंद्रीय बजट पेश होने से 1 दिन पहले ही क्या किया जाता है? प्रस्तुत किया जाता है। आगे देखें तो इसमें इसे ध्यान रखना, मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में तैयार किया जाता है। अब इसको तैयार कौन करता है? तैयार करता कौन है? ध्यान रखना, तैयार करने के लिए क्या चाहिए? एक मुख्य आर्थिक सलाहकार का जो है वो मार्गदर्शन करेगा, वो हमें बताएगा। और आर्थिक मामलों का एक विभाग है जिसका नाम है DEA, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक, ठीक है ना, इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है। तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के जो अर्थशास्त्र का एक उसमें एक विभाग है, ध्यान रखना, विभाग उसके द्वारा क्या बनाया जाता है? ध्यान रखना, ये तैयार किया जाता है। और उसमें मुख्य आर्थिक सलाहकार, मुख्य आर्थिक सलाहकार इसको क्या करता है? ध्यान रखना, सलाह देता है, मार्गदर्शन करता है। अब अगर हम देखें तो ये क्या होता है, अगर आपसे देखें कि आर्थिक सर्वेक्षण होता क्या है, तो ये पिछले 12 महीने में भारतीय जो अर्थव्यवस्था है उसके विकास की समीक्षा है, एक प्रकार से सर्वे है कि पिछले 12 महीने में भारत की अर्थव्यवस्था ने कितना ग्रोथ किया है, कितना डिस्क्रीज हुआ है, कितनी इन्फ्लेशन बढ़ी है, कितनी रोजगार बढ़ा है या कमी हुई है, उन सभी का ध्यान रखना। तो उनका विकास की समीक्षा करता है। और चालू जो वित्त वर्ष है, चालू वित्त वर्ष, अब चालू वित्त वर्ष कौन सा है अगर आप देखोगे तो चालू वित्त वर्ष है, ध्यान रखना, 2023-24, ठीक है ना। चालू वित्त वर्ष के लिए आर्थिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, यानी कि जो हमने पिछले 1 साल में 12 महीने में क्या किन चीज़ों में हमने ग्रोथ की है, हमने कितना डेवलपमेंट किया है और आगे हम कितना डेवलपमेंट करने वाले हैं, वो चालू वर्ष में का जो है वो दृष्टिकोण जो होता है चालू वर्ष का वो प्रस्तुत किया जाता है। वो उसे ही हम क्या बोलते हैं? ध्यान रखना, आर्थिक सर्वेक्षण बोलते हैं। अगर हम यहाँ पे और भी देखें इसमें तो हमारे लिए जो की पॉइंट है, भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति को भी दर्शाता है कि जो वर्तमान में जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसकी स्थिति क्या है। वर्तमान में हमारी जो GDP है ये मंदी की तरफ जारी है या ग्रोथ की तरफ जारी है, इस सिचुएशन को भी दिखाता है ये। और इसमें अर्थव्यवस्था में अगर हम देखेंगे तो ध्यान रखना, अर्थव्यवस्था में अगर हम देखें तो अर्थव्यवस्था में किन किन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, तो ये देखें तो ध्यान रखिएगा, सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जो आपकी जो GDP है उसके बारे में, मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन है, महंगाई है, उसके बारे में, रोजगार और व्यापार पर डेटा शामिल होता है। यानी कि अगर हम देखें तो इसमें आर्थिक सर्वे में क्या क्या शामिल होता है? आपकी जो GDP है, GDP के बारे में, इन्फ्लेशन के बारे में, रोजगार यानी कि एम्प्लॉयमेंट के बारे में, और ध्यान रखना व्यापार यानी कि ट्रेड के ऊपर क्या डेटा रहा है, हमने ट्रेड ज़्यादा किया है या नहीं किया है, इन सभी चीज़ों के बारे में यह जानकारी उपलब्ध करवाता है। भारत में पहला आर्थिक सर्वेक्षण 1950-51 में प्रस्तुत किया गया था। ध्यान रखना, भारत में पहला जो आर्थिक सर्वेक्षण है वो कब किया गया था? 50-51 में किया गया था। यानी कि मैं कहूँ कि ये जो है स्वतंत्र भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण है, ठीक है, ध्यान रखना, स्वतंत्र भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण है।
वर्ष 1964 तक इसे केंद्रीय बजट के साथ पेश किया जाता था, इसके बाद से बजट से अलग कर दिया गया। अगर 1964 से अगर हम देखेंगे 1964 तक का अगर हम देखें तो आज हम जो सर्वेक्षण जो जारी किया जाता है, सर्वे जारी किया जाता है, वो बजट से एक दिन पहले, लेकिन 64 तक जो होता था वो क्या होता था, बजट और सर्वे जो दोनों एक साथ ही प्रस्तुत किए जाते थे। लेकिन 64 के बाद से क्या किया गया कि जो सर्वे है वो पहले ही प्रस्तुत किया जाना प्रेजेंट करने लग गए। ठीक है, तो ध्यान रखना हमारा 64 तक क्या किसके साथ, केंद्रीय बजट के साथ प्रस्तुत किया जाता था। अब हम देखें तो वर्तमान का जो आज का जो है सर्वेक्षण है 2022-23 का, वो 31 जनवरी को किसके द्वारा लाया गया था, निर्मला सीतारमन के द्वारा। ध्यान रखना इसको तैयार कौन करता है, आर्थिक विभाग के द्वारा। ठीक है, लेकिन संसद में प्रस्तुत कौन करता है, वित्त मंत्री करता है। तो वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमन जी है, और उन्होंने प्रस्तुत किया है 2000 किस नाम से, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के नाम से। किस नाम से प्रस्तुत किया है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के नाम से किया गया है। ठीक है, और उसमें अगर हम देखें, अब देखें तो उसमें कौन कौन से मुख्य आकर्षण रहे हैं हमारे लिए, और हमारे आने वाली जो एग्जाम है, एग्जाम की दृष्टि से कौन से की पॉइंट हैं वो सबसे महत्वपूर्ण रहेंगे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं, और जिनको ये लगे कि भाई याद ना रहे तो मैं आपको बता देता हूं कि ये जो आपकी इसकी जो पीडीएफ है, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम के ऊपर उपलब्ध होगी। ध्यान रखना टेलीग्राम के ऊपर उपलब्ध होगी, और टेलीग्राम का नाम रहेगा आरपीएससी व्यूज के नाम से। आरपीएससी व्यूज के नाम से आप टेलीग्राम पर जाओगे तो वहां पर आपको ध्यान रखना ये पीडीएफ के रूप में भी मिल जाएगी आपको। ठीक है, और अन्य जो पीडीएफ वगैरह जो मिलेंगी वो आपको उस टेलीग्राम के ऊपर मिलते रहेंगे, आपके लिए महत्वपूर्ण जो रहेंगी वो भी। तो आप इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, और नीचे टेलीग्राम का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक भी आपको मिल जाएगा, तो उसमें वहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखो अर्थव्यवस्था की स्थिति के बारे में जानते हैं हम, अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है हमारे। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार अगर हम देखें तो हमारी आर्थिक जो अर्थव्यवस्था है उसकी क्या सिचुएशन है। तो जीडीपी, घरेलू जीडीपी की अगर हम बात करें तो 2022 सर्वेक्षण में 2023-24 में ये बताया गया है कि जो हमारी जो वास्तविक जीडीपी है, जो ऐसे अगर आप देखोगे इसको बोलते हैं रियल जीडीपी। तो रियल जीडीपी में क्या है, वृद्धि का अनुमान लगाया है, एक प्रकार से एडवांस एस्टिमेट किया गया है कि भाई हमारा इतना अनुमानित है जो जीडीपी है वो कितनी रहेगी, 6.5% रहेगी। तो हमारे लिए तो एक तो ये की पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है कि 2023-24 में ध्यान रखना हमारी जीडीपी रहने का अनुमान कितना है। तो जीडीपी रहने का अनुमान 2023-24 में कितना है, 6.5% की ग्रोथ, वृद्धि की बात कर रहा है यहाँ पे। ध्यान रखना ग्रोथ होएगी, यानी कि अगर मैं ये बात कहूँ कि वर्तमान में हमारी जीडीपी मान लीजिए 150 रुपये है, तो 2023-24 में अगर हम देखेंगे 23-24 में अगर हम देखेंगे तो इसका 6.5% निकाल कर इसमें ऐड कर देंगे। मान लीजिए आपका जो है 6.5%, यानी कि मान लीजिए 176 रुपया हो गया। ठीक है, तो यानी कि इसमें 26 रुपये 6.5% एक एवरेज मान के चलिए अब, तो ये 106%, 26 रुपये जो ऐड है तो ऐड करके मानेंगे कि अब इतनी हमारी जीडीपी कितनी है, यानी कि 2023-24 में हमारी जीडीपी पिछली जीडीपी की अपेक्षा कितनी ग्रोथ कर चुकी है, 6.5%। तो ऐसा ही अनुमान लगाया गया है कि 2023-24 में हमारी जीडीपी जो रहेगी पिछली जो जीडीपी है उसकी अपेक्षा 6.5% अधिक रहेगी। ठीक है, तो हमारे लिए जो की पॉइंट है भाई कौन सा है, 6.5% वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान लगाया गया है। और ये देखा गया कि वास्तविक विकास दर जो है वो वैश्विक स्तर पर ग्लोबल लेवल के ऊपर अगर हम देखेंगे तो आर्थिक और राजनीतिक विकास के आधार पर जो है ये कितनी रहने का अनुमान है, 6 से लेकर 6.8% रहने का अनुमान है। ये ध्यान रखना, ये वैश्विक लेवल के संदर्भ में देखा गया है कि भाई विश्व में अगर अन्य जीडीपीओं की देशों की जो जीडीपी की अगर हम बात करेंगे उनकी अपेक्षा हाँ ये कितना रहेगा, 6 से लेकर 6.8% तक की जो सीमा निर्धारित की गई है, सीमा रहने का अनुमान लगाया गया है। आगामी यानी कि आने वाला जो वर्ष है में घरेलू मांग
देखो इसमें मांग की बात की गई है, घरेलू मांग और निवेश में वृद्धि द्वारा समर्थित होगा। यानी कि अब ये जीडीपी जो बढ़ेगी, क्यों बढ़ेगी? क्योंकि इसके पीछे कारण रहेंगे, एक तो जो घरेलू जो डोमेस्टिक जो डिमांड है वो उसके कारण, और एक जो निवेश जो है, एफडीआई जो है, ध्यान रखना इन्वेस्टमेंट है, वो बढ़ने के कारण हमारी जीडीपी इतनी रहेगी। हालांकि दुनिया भर में विकास जैसे कि केंद्रीय बैंकों द्वारा ब्याज दरों में वृद्धि, आपूर्ति श्रृंखला में लंबे समय तक तनाव और भू राजनीतिक संघर्ष आर्थिक विकास के लिए जोखिम पैदा करते हैं। बिल्कुल करते हैं भाई। अगर जैसे आपने देखा होगा कि जो कोविड का जो दौर चला हुआ था, उस दौर में विश्व की कोई भी अर्थव्यवस्था है वो ग्रोथ नहीं कर पा रही थी, तो इन्होंने इस चीज़ को भी क्या कर दिया है, अनुमान लगा दिया है कि भाई ये चीज़ भी क्या करती है, इफेक्ट डालती है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखना। 2022-23 में जीडीपी वास्तविक रूप से 7% बढ़ने का अनुमान है। यानी कि जो 2022 और 23 का जो है, ध्यान रखना 31 मार्च का अगर हम बात करें तो ध्यान रखना 31 मार्च को अगर हम देखेंगे तब हमारा जो वास्तविक जो जीडीपी है, रियल जीडीपी, वो कितने परसेंट बढ़ने की है, 7% बढ़ने का अनुमान लगाया गया है, जो आगे हम चलकर देखेंगे। ठीक है, तो हमारी वर्तमान में जो सिचुएशन है वो कितनी क्या है, अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है कि अभी हम थोड़ी मजबूताई में है। और आपने देखा होगा कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है, जीडीपी है, वो विश्व की कौन सी है, 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, जो ब्रिटेन को पछाड़कर बनी है। अब इसमें देख लेते हैं कि मुद्रास्फीति यानी कि जो महंगाई है, महंगाई के ऊपर क्या विचार हैं इसके। तो महंगाई के ऊपर यानी कि मुद्रा इन्फ्लेशन के ऊपर देखेंगे तो 2022-23 में जो खुदरा रिटेल जो इन्फ्लेशन है वो कितनी बताई गई है, 6.8% रहने का अनुमान है कि भाई इतनी तो रहेगी। ठीक है, लेकिन जो पिछली जो अगर हम देखें 2021-22 में ये कितनी थी, 5.5% थी, उससे ज़्यादा है। ठीक है, 2022-23 में तो आपके लिए की पॉइंट है ये। दिसंबर 2022 में जो ये जो थी ये कितनी आ गई थी, 5.7%। गिरने से पहले अप्रैल में, ध्यान रखना अप्रैल में के महीने में खुदरा जो मुद्रास्फीति है वो बढ़कर कितनी हो गई, 7.8 हो गई है। वो कितनी हो गई है, 7.8 तक हो गई थी। ठीक है, और सर्वेक्षण में ये भी कहा गया है कि जो खुदरा जो मुद्रास्फीति है वो क्यों बढ़ी है, इसके पीछे देखो 2022-23 में इतना तो अनुमान लगाया गया है, 6.8% भाई अनुमान लगाया गया है कि इतना रहने की संभावना है अगर हम देखेंगे तो। लेकिन 2021-22 में इतनी थी, और दिसंबर 2022 में कितनी है, 5.7%। लेकिन अप्रैल में जो है, अप्रैल में कितनी थी ये अगर देखें तो अप्रैल में ध्यान रखना ये कितनी थी, 7.8% थी। तो ये 7.8% थी, ये थी क्यों, इसकी वजह क्या थी, महंगाई बढ़ने की वजह क्या थी? तो महंगाई बढ़ने की जो वजह बताई गई है वो क्या थी, अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि हो गई थी। दूसरा जो खाद्य मुद्रास्फीति है, यानी कि जो हमारी जो खाद्यान्न जो वस्तुएं हैं उनमें महंगाई बढ़ गई थी। उनके जो हमारी खाद्यान्न जो वस्तुएं हैं उनके मूल्यों में धीरे धीरे क्या होने शुरू हो गया था, वृद्धि होने शुरू हो गई थी मूल्यों में। जैसे कि सब्जियों के दाम बढ़ गए थे, अनाज महंगा हो गया था, और खाद्य तेल की कीमतें भी बढ़ गई थी। तो आपने देखा होगा कि सरसों का तेल कितना महंगा चला गया था। तो इन्हीं वजह से जो देश में जो मुद्रास्फीति है वो अप्रैल के महीने में इतनी हो गई थी। ठीक है, लेकिन दिसंबर में आते आते 2022 के दिसंबर में कितनी रह गई थी, 5.7%। ठीक है, फिलहाल इसी के आसपास चल रही है। लेकिन उन्होंने कहा है कि जब तक 2022-23 का जो वर्ष खत्म होगा तब तक जो है मुद्रास्फीति कितनी रह सकती है, 6.8% रह सकती है, ऐसा अनुमान लगाया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 2022-23 में व्यवसायों और परिवारों की जो मुद्रा, जो व्यवसाय हैं, जो भी प्रोफेशन है या फिर जो परिवार है, फैमिली है, वो उनकी जो इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति अपेक्षाओं में कमी आई है। यानी कि उनकी जो उनमें जो अपेक्षा की थी कि भाई पारिवारिक जो मुद्रास्फीति है और व्यापारिक जो मुद्रास्फीति वो ज़्यादा रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या हुआ है, यानी उन्होंने यहाँ पे क्या कहा है कि जो हमने जो अपेक्षा की थी उससे कमी हुई है। सर्वेक्षण में उम्मीद की गई है कि कम आर्थिक अनिश्चितताओं के कारण 2023-24 में मुद्रास्फीति 2022-23 से कम रहेगी। ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है पॉइंट।
अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसको, तो देखो ये कहा गया है कि आर्थिक जो अनिश्चितताओं के कारण 2023-24 में मुद्रास्फीति 2022-23 से कम रहेगी, ये बात कही है। लेकिन ये कम क्यों रहेगी? क्योंकि जो आर्थिक जो अनिश्चितताएं होती है ना, वो क्या दर्शाई गई हैं? कम दर्शाई गई हैं। क्योंकि पिछले वर्ष अगर हम देखेंगे, पिछले वर्ष में अगर देखेंगे तो आर्थिक जो अनिश्चितताएं थी, स्टेबिलिटी थी, इकोनॉमिक जो स्टेबिलिटी थी वो नहीं थी, ठीक है ना, वो ज़्यादा थी। लेकिन यहाँ पर अब क्या है, वो कम रहेंगी। तो कम रहेंगी तो ध्यान रखना महंगाई भी क्या रहेगी, मुद्रास्फीति भी कम रहेगी। अगर ये ज़्यादा रहेगी, ये ज़्यादा रहेगी, तो ध्यान रखना मुद्रास्फीति भी क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। तो आपके लिए ये पॉइंट ध्यान रखना। जैसे जैसे आर्थिक अनिश्चितताओं में वृद्धि होती है तो मुद्रास्फीति में भी वृद्धि होती है, और जैसे जैसे आर्थिक अनिश्चितताओं में कमी होती है तो ध्यान रखना मुद्रास्फीति में कमी आती है। और ऐसा ही अनुमान लगाया है कि कम आर्थिक स्थिति रहेगी 2022-23-24 में, इसलिए ध्यान रखना मुद्रास्फीति भी क्या रहेगी, कम रहेगी। जैसे कुछ वैश्विक घटनाएं हैं, जैसे कि चीन में कोविड के फिर से उभरने के कारण आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान हो गया था, यानी कि बाधाएं आई थी। भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था के लिए जोखिम पेश कर सकती है, क्योंकि अभी आप सुनने में आ रहा होगा, देखा होगा कि फिर से जो है कोविड एक्टिव हो गया है चीन में। तो ऐसा अगर कोई हो जाता है फिर से दोबारा से, तो हमें भारत के तो है वो अर्थव्यवस्था के लिए क्या होगा, एक प्रकार से जोखिम ही होएगा, ठीक है। तो अगर ये नहीं आता है तो जोखिम नहीं होगा, ये ऐसा अनुमान लगाया गया है भाई, ठीक है। तो ध्यान रखना। तो हमारे लिए जो की पॉइंट है, इसमें की पॉइंटों की अगर हम बात करें तो आपको एक तो ये चीज़ याद रखनी है साल 2022-23 में, ठीक है। और ध्यान रखना 2000 अगर हम देखें तो ये जो कारण था खुदरा जो रिटेल जो इन्फ्लेशन है उसका कारण क्या क्या थे, तो ये कारण दो कारणों की वजह से रहा है, ठीक है। और एक आपके लिए जो पॉइंट है वो पॉइंट है, ये ध्यान रखिएगा, ये चीज़ आपके लिए इसमें मुद्रास्फीति के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण है। और आगे जो आपसे अगर पूछा जाए कि आगे क्या रहेगा, तो आप बता सकते हैं भाई सर कि जो चीन में जो कोविड जो फिर से उभरने की जो चर्चाएं जो चल रही हैं, उस चर्चाओं के कारण हो सकता है कि वो जोखिम भारत के लिए भी बन जाए, और अगर यहाँ पर दबा लिया जाता है चीन में, उसको कंट्रोल कर लिया जाता है, तो ये जोखिम नहीं आएगा, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला जो हमारा जो की पॉइंट है वो क्या है, चालू खाता शेष क्या है, चालू खाता शेष क्या है, ठीक है ना। करंट जो अकाउंट है अधि सरप्लस वो क्या है वो देखते हैं। तो भारत ने 2022-23 की दूसरी तिमाही में 36.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर जो जीडीपी का कितना था, ध्यान रखना जीडीपी का कितना था, चालू खाता 4.4% का चालू खाता घाटा दर्ज किया गया, यानी कि हमारी जो जीडीपी है उसका घाटा किया गया, प्राप्त किया गया है कितना, 4.4%। हम इसको अंत में देखेंगे भी, इसको अंत में देखेंगे कि चालू खाता शेष क्या होता है। जबकि 2000 की दूसरी तिमाही में 9.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि जीडीपी का कितना था, 1.3%, जो बढ़कर कितना हो गया 4.4% हो गया। 2022 का जो है अगर हम देखें अप्रैल सितंबर की जो तिमाही है 2022 के बीच, व्यापारिक जो घाटा है में वृद्धि के कारण भारत ने सकल घरेलू जीडीपी के 3.3% का चालू घाटा दर्ज किया गया है, ठीक है। तो यानी कि ध्यान रखना यहाँ पे व्यापारिक घाटे के कारण में भी क्या की गई है, वृद्धि दर्ज की गई है। तो हमारे लिए कोई की पॉइंट भी ध्यान रखना, व्यापारिक जो घाटा है वो भी बढ़ा है, ठीक है। दूसरा अगर हम यहाँ पर देखें तो जो चालू खाता जो शेष है उसमें कमी आई है, ध्यान रखना। सर्वेक्षण में ये कहा गया है कि चालू खाता घाटे पर बारीकी से नजर रखने की जरूरत है। तेल की कीमतों में आप देखो, तेल की कीमतों में तेज वृद्धि और विदेशों में ब्याज दरों में वृद्धि के कारण विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के बहिर्वाह ने 2022 में भारत के भुगतान संतुलन यानी कि पेमेंट ऑफ बैलेंस पर दबाव डाला है। बिल्कुल है भाई, अगर आप देखोगे ना तो अगर हम एक तो होता है जो तेल आपका जो ऑयल जो होता है, ऑयल की कीमतें बढ़ेंगी, और दूसरा अगर हम किसी से पैसे उधार लेते हैं किसी दूसरे देशों से, तो ध्यान रखना उसमें जैसे ब्याज जो दर होता है, ब्याज की जो दर होती है वो दर में क्या होती है, इंक्रीज होता है। तो ध्यान रखना
भारत में अनिश्चितता का सामना, दबाव आएगा, भुगतान बैलेंस जो है संतुलन है उसमें के ऊपर दबाव पड़ेगा। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है इन चीज़ों के ऊपर, एक तो तेल की कीमतों के ऊपर ध्यान रखना है, एक ब्याज दरों के ऊपर ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम इसी तरह से अगर हम किसी से उधार लेते हैं तो हमें ये रहता है कि हम 2 रुपये सैकड़े के हिसाब से लेते हैं, लेकिन अगर वो कह दे कि भाई मैं बढ़ाऊंगा, कमी करूंगा, बढ़ाऊंगा, तो वो आपके ऊपर भी उसका असर देखने को मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखना। भारत का निर्यात वैश्विक विकास के आसपास, यानी कि भारत का जो निर्यात है, एक्सपोर्ट है, वो ग्लोबल जो डेवलपमेंट है के आसपास अनिश्चितताओं से प्रभावित हो सकता है। क्या है? अनिश्चितताओं के कारण क्या हो सकता है? प्रभावित हो सकता है। कैसे? भाई कोई देश है निर्यात कोई चीज़ हमसे खरीद रहा है तो वो कह दे कि मैं नहीं खरीदूंगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि भारत का निर्यात कम हो जाएगा, नहीं होगा? तो इससे क्या होगा? प्रभावित हो जाएगा वो। हालांकि सेवाओं और प्रेषण के निर्यात में अधिशेष द्वारा समर्थित चालू घाटा प्रबंधनीय सीमाओं के भीतर रहेगा। अब जैसे अगर हम देखें जो चालू घाटा है तो ध्यान रखना सेवाओं के संदर्भ में देखेंगे, और प्रेषण का रेमिटेंस, यानी कि जो विदेशों से में भारतीय जो रह रहे हैं और वो जो आय कमाकर भारत को दे रहे होते हैं, उनके बारे में अगर हम देखें तो उनका संदर्भ में देखें तो वो हमारे लिए क्या रहेगा? सही रहेगा। यानी कि वो जो हमने सीमाएं निर्धारित कर रखी हैं कि भाई लगभग जो $100 अरब है इतना तो आ जाएगा, उन सीमाओं के आसपास आने की संभावना है, ये ठीक ठाक रहेगा। सेवा और प्रेषण वाला, यानी कि सर्विस और रेमिटेंस वाला जो है मामला, वो जो सरप्लस में रहेगा, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला जो की पॉइंट है हमारे लिए, जो महत्वपूर्ण जो की पॉइंट है वो है राजकोषीय घाटे, यानी कि फिस्कल डेफिसिट। इसको क्या बोलते हैं? फिस्कल डिफिसिट। ठीक है, तो 2020-21 में जीडीपी के, ध्यान रखना 2020-21 में जो राजकोषीय जो घाटा है, राजकोषीय घाटा का मतलब क्या होता है? अगर हम देखें तो ध्यान रखना सरकार के द्वारा या तो ध्यान रखना या तो एक क्या की जाती है? प्राप्ति की जाती है, या फिर क्या किया जाता है? व्यय किया जाता है, यानी कि खर्च किया जाता है। तो इनका जो डिफरेंस है, इनका डिफरेंस होता है वो क्या कहलाता है? ध्यान रखना घाटा कहलाता है। क्या कहलाता है? राजकोषीय घाटा कहलाता है। ठीक है ना, ध्यान रखना। जो राजस्व जो प्राप्तियां जो होती हैं और राजस्व जो व्यय होता है, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या कहलाता है? घाटा कहलाता है, फिस्कल डिफिसिट कहलाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो 2020-21 में जो जीडीपी के 9.2% तक बढ़ने के बाद, यानी कि 2020-21 में देखेंगे तो राजकोषीय घाटा कितना था? 9.2% था। 2021-22 में केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा जीडीपी के 6.7, यानी कि राजकोषीय घाटा 9.2% था। तो अगले साल यानी कि 2021-22 में वो कितना लेकर आ गए? 6.7% लेकर आ गया, यानी कि राजकोषीय घाटा को घटाया गया है। पिछले 2 वर्षों में तेजी से राजस्व जो संग्रह है, राजस्व जो संग्रह ने राजकोषीय घाटे को क्या किया है भाई? कम करने में मदद की है। ठीक है, तो अब इस सर्वेक्षण जो 2022-23 का जो सर्वेक्षण है ये क्या कहता है? और इसमें अनुमान लगाया कि केंद्र सरकार 2022-23 यानी कि जीडीपी का 6.4% के लिए अपने राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को पूरा करने के लिए ट्रैक पर है। यानी कि 2021-22 में कितना था? 6.7, और अब उन्होंने टारगेट रखा है कि 2022-23 में जो जीडीपी का जो है राजकोषीय जो घाटा है वो जीडीपी का कितना रहने का अनुमान बताया? वो 6.4 पर लेके आएंगे। यानी कि मैं सिंपल सी भाषा में कहूँ कि जो घाटा 6.4% था जीडीपी का, वो कितना करना है? अब 6.4 के ऊपर लेकर आना है। ठीक है, तो ध्यान रखना 2022-23 में अगर हम देखें सामान्य सरकारी घाटा जो है वो सकल घरेलू का 9.4% होने का अनुमान है 2022-23 में। अगर हम देखें तो अब उन्होंने कहा है कि ध्यान रखना जो सरकारी घाटा है, सरकार का जो घाटा है, सरकार के जो घाटा होता है वो जीडीपी का 9.4% होने का अनुमान बताया गया है, जो कि 2021-22 में ये कितना था? 10.3% था, उससे कम करना लक्ष्य रखा गया है। सरकारी घाटा ध्यान रखना आपके लिए क्या पॉइंट है? सरकारी घाटा और राजकोषीय घाटा दोनों ध्यान रखना। आपको कितना कितना टारगेट दिया गया है, टारगेट रखा गया है, अनुमान लगाया गया है, उन्हीं चीज़ों को आप इस चीज़ को देखना है।
चलिए, अब हम बात कर लेते हैं कि जो देश जो होते हैं वो ध्यान रखना, वो पैसे ऋण के रूप में देते भी हैं और ऋण के रूप में लेते भी हैं। ठीक है, जैसे हम हमारे ऊपर लेके दीजिए लीजिएगा, हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पड़ोसी से पैसे लेते भी हैं और देते भी हैं। हमने किसी से पैसे उठा रखे हैं और किसी दूसरे व्यक्ति को क्या कर रखे हैं, दे भी रखे हैं। ठीक है ना, तो हम ले रखे हैं तो हमें ब्याज देना पड़ेगा, और हमने किसी को दे रखे हैं तो उनसे ब्याज लेंगे। तो ऐसे ही सरकारें भी करती हैं। तो जो ऋण की जो बात आ रही है यहाँ पे, जो ऋण है, ध्यान रखना, अब केंद्र सरकार की कुल देनदारियों की बात की जा रही है। कुल देनदारियां यानी कि ऋण के रूप में जो पैसा ले रखा है वो लौटाना भी तो है ना। तो वो 2020-21 में जीडीपी का कितना था, 59.2% था, और वो 2021-22 में घटकर कितना हो गया है, यानी कि 56.60%। यानी कि अब भी हमारे ऊपर जो ऋण है, ध्यान रखना, वो कितना है, 2021-22 में कितना था, 56.7%। ठीक है, तो वो आने का अनुमान है। और 2022-23 में सामान्य सरकार की बकाया जो है देनदारियां हैं वो 86.5% रहने का अनुमान है। यानी कि अब 2022-23 में कितना देने का वो है, लक्ष्य रखा गया है कि 86.5% जो है वो हम दे चुके होंगे, यानी कि दे देंगे। ठीक है, सर उसमें कहा गया है कि भारत का सार्वजनिक जो ऋण है प्रोफाइल अपेक्षाकृत स्थिर है, यानी कि वो न बढ़ा है न घटा है। इसका अधिकांश भाग निवासियों के पास है। अब ये कहा है कि भाई जो ऋण जो हमने लिया था वो हमारे पास तो नहीं रखा है, वो हमने योजनाओं के माध्यम से या किसी भी प्रकार से जनता तक पहुंचाया था। अब वो ध्यान रखना, वो जो जनता ने क्या नहीं किया है, उसको बचत के रूप में रखा है, निवेश नहीं किया है। तो इसका अधिकांश जो भाग है वो निवासियों के पास और रुपए में अंकित है। किस में है, रुपए में अंकित किया गया है, किसी चल अचल संपत्ति के रूप में या निवेश के रूप में नहीं है, रुपए में ही रखे गए, निवेश नहीं किए गए। तो वो कुल कितना है, यानी कि 95.1% वो अकेला किसके पास है, निवासियों के पास है। निवासियों ने रखा है, देश के नागरिकों ने रखा है वो अपने पास। कोई भी स्कीम लेके आए सरकार ने, तो सरकार ने क्या किया, उनको दे दिया, और वो उन्होंने क्या किया, बचत के रूप में रख लिया, बोल रखेंगे, अभी इसको निवेश नहीं करेंगे। ठीक है, तो वही बात है। तो यहाँ पे जो ध्यान रखना, सार्वजनिक जो ऋण है वो भारत की जनता के पास रखा हुआ है, किसके रूप में, रुपए में रखा गया है। बाहरी ऋण जो है पूरी तरह से आधिकारिक स्रोतों से बकाया है। जो बाहरी जो ऋण की अगर हम बात करें तो ध्यान रखना वो क्या है भाई, ध्यान रखना वो बकाया है जो दूसरे देशों से जो हमने जो ऋण ले रखा था वो बकाया है भी। इसे अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार में बदलाव से बचाता है। ठीक है, जो हमें क्या करता है, अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार जो है, इंटरनेशनल जो कैपिटल जो मार्केट है, उसमें अगर कोई बदलाव आएगा तो हमें इससे कुछ घबराने की चिंता नहीं रहेगी। ठीक है, लगभग 98% ऋण निश्चित ब्याज दरों पर अनुबंधित है। यानी कि जो हमने जिस रेट के ऊपर जो लिया था, ब्याज लिया था, ऋण लिया था, वो उसी इंटरेस्ट रेट के ऊपर स्थिर है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया कि भाई मैं कोई कह दे कि नहीं भाई मैंने तो 2 रुपये सैकड़े की बजाय मैं तुझसे 3 रुपये सैकड़े के रूप में ब्याज मिलूंगा, ऐसा नहीं है। वो अनुबंध कर रखा है भाई, इतने इंटरेस्ट रेट पे ही देंगे हम, चाहिए आपको 10 साल बाद में लौटाए। ठीक है, ऐतिहासिक रूप से नाम मात्र जीडीपी, जो आपको जो इसको बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, विकास दर ब्याज दरों से अधिक रही है। विकास दर जो है नॉमिनल जीडीपी की जो विकास दर है, ध्यान रखना वो क्या रही है, ब्याज दरों से अधिक रही है। स्थिर आर्थिक विकास ऋण समेकन में क्या लाया जाएगा, तेजी लाई जाएगी। यानी कि हम इसके ऊपर भी क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। ऐसा स्टेटमेंट दिया है किसने, इकोनॉमिक सर्वे में वित्त मंत्री के द्वारा, यानी कि वर्तमान रूलिंग जो पार्टी है सरकार के द्वारा। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं, हमारा जो अगला जो की पॉइंट है वो कृषि क्षेत्र के लिए। तो कृषि क्षेत्र में अगर हम देखेंगे तो ये भी हमारे लिए एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, कृषि और उससे संबंधित जो गतिविधियां हैं, भारत का कृषि क्षेत्र पिछले 6 वर्षों के दौरान, ये आपके लिए ध्यान रखना, पिछले 6 वर्षों के दौरान 4.6% की औसत वार्षिक दर से बढ़ रहा है। ये तो एवरेज लगाई गई है पिछले 6 वर्षों की, कहीं पर 4.6% से ज़्यादा भी रहेगा, कहीं पर कम भी रहेगा, तो एवरेज जो निकल के आई है, अगर पिछले 6 साल तक हमारी जीडीपी है वो ग्रोथ ही कर रही है। क्या, किस मामले में, कृषि के क्षेत्र में, यानी कि प्रोडक्शन जो है, उत्पादन है कृषि क्षेत्र में वो ज़्यादा हो रहा है।
2021-22 में इसमें 3% की वृद्धि दर्ज हुई है। 2022-23 में 21-22 की बात करेंगे। 2020-21 में कितनी थी? 3.3%, उससे थोड़ी सी कम हुई है। ठीक है, 2021-22 में निर्यात जो है वो ध्यान रखना 50.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचने के साथ भारत कृषि उत्पादों के शुद्ध निर्यातक के रूप में भी उभरा है। यानी कि जो निर्यात है वो भी क्या है? बढ़ा है। कृषि उत्पाद हैं उनका निर्यात में क्या हुई है? बढ़ोतरी हुई है। यह किसान उत्पादक संगठनों के प्रचार, फसल विविधीकरण और मशीनीकरण और कृषि अवसंरचना निधि के निर्माण के लिए प्रदान की गई सहायता से प्रेरित था। अब ये निर्यात क्यों बढ़ा है? अब इसके पीछे उन्होंने वजह भी बता दी है हमारे लिए, कुछ ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। भाई ये कृषि में आपसे पूछे कि निर्यात क्यों बढ़ा है, तो उसकी वजह क्या है? एक तो किसान उत्पादक संगठनों का क्या किया गया? ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार किया गया, संगठन बनाए गए और संगठन बनाने के बाद में हमने उसके ऊपर काम किया है। फसल विविधीकरण यानी कि फसलों का अलग अलग फसलों का हमने वो किया था कि भाई अलग अलग फसलों का प्रोडक्शन किया जाए। तो हमने ऐसी स्कीम लाए गए, अलग अलग फसल उगाए, तो उससे भी क्या होगा? निर्यात में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो निर्यात ज़्यादा की जाने वाली फसलों का अगर हम उत्पादन करेंगे तो कृषि क्षेत्र में निर्यात बढ़ेगा। मशीनीकरण के कारण भी ये निर्यात बढ़ा है। कृषि अवसंरचना निधि जो है उसका निर्माण किया गया था, उसके कारण भी निर्यात बढ़ा है। तो कारण भी हमें यहाँ पे पता चल गए हैं। अगर भाई जो ये क्यों बढ़ रहा है निर्यात? सर्वेक्षण में कहा गया है कि कृषि क्षेत्र जलवायु परिवर्तन, खंडित भूमि जोत, उप स्तंभ कृषि मशीनीकरण और कम उत्पादकता के रूप में कुछ चुनौतियों का सामना करता है। अब देखो कृषि क्षेत्र में हमारे पास कुछ बहुत बड़ी समस्याएं आती हैं। कृषि क्षेत्र में हम उत्पादन क्यों नहीं कर पाते हैं इतना ज़्यादा? तो उन्होंने वजह बताया कि भाई कई बार जलवायु परिवर्तन हो जाता है। बिल्कुल होता है भाई। तो कई बार जैसे अभी वर्तमान में अगर देखोगे तो जो है ये जो सर्दी के कारण जो हमारी जो सरसों की जो फसल है वो खराब हो गई है, तो उससे क्या होगा? प्रोडक्शन घट जाएगा। तो उन्होंने वजह बनाई है खंडित भूमि जो उप स्तंभ कृषि मशीनीकरण यानी कि अच्छी मशीनें न मिलने के कारण और कम उत्पादक के रूप में चुनौतियों का सामना करता है। तो उससे करने के बाद भी हम क्या कर रहे हैं? यानी उत्पादकता बढ़ा रहे हैं। ठीक है, आगे देखो, आगे कहा गया है इसमें आगे जो खाद्यान्न जो है यानी कि कृषि क्षेत्र में खाद्यान्न और तिलहन का जो उत्पादन है वो साल दर साल बढ़ रहा है। ये आपके लिए की पॉइंट है, ध्यान रखना। ठीक है, लेकिन उन्होंने एक वजह भी बताई कि कुछ प्रॉब्लम भी आ गई थी, कुछ हमें जलवायु परिवर्तन के कुछ जो बाधाएं थी उनका सामना करना पड़ा। फिर भी हमारे लिए ध्यान रखना खाद्यान्न में और तिलहन का जो उत्पादन हुआ है वो बढ़ा है। तो शुरुआती गर्मी की लहर के कारण 2022 में गेहूं के उत्पादन में प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। बिल्कुल, अगर आपने देखा होगा तो, है ना? तो बेहतर कृषि आय का एक संभावित स्रोत है। ठीक है, तो अगर ऐसा को आएगा तो गेहूं खाद्यान्न जो फसल है, खाद्यान्न फसल और तिलहन की फसल में कुछ ज़्यादा प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा। सर्वेक्षण में बताया गया कि संस्थागत कृषि ऋण में लगातार वृद्धि हुई है। भाई ऋण जरूर बढ़े हैं क्योंकि भाई किसानों को ऋण ज़्यादा दिया गया है कृषि क्षेत्र में। 2021-22 में कृषि ऋण कितना था? 16.5 लाख करोड़ रुपए के लक्ष्य से कितना था? अधिक था, यानी कि 13% अधिक था ये। ठीक है, 2022-23 के लिए कृषि ऋण का लक्ष्य जो रखा गया है वो कितना है? 18.5 लाख करोड़ रुपए, यानी कि कृषि क्षेत्र में जो ऋण जो दिया गया है 2022-23 में वो कितना रखा गया है? 18.5 लाख करोड़ रुपए के रूप में ऋण के रूप में दिया जाएगा, ऐसा लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट हमारे उद्योगों की बात कर लेते हैं। तो उद्योगों में आर्थिक सर्वेक्षण के संदर्भ में क्या बातें हैं? यानी कि जो द्वितीयक जो सेक्टर है, कृषि क्षेत्र जो है वो ध्यान रखना वो प्राथमिक क्षेत्र के में आता है और उद्योग सेक्टर है वो सेकेंडरी क्षेत्र में आता है अर्थव्यवस्था का। तो उद्योग भारत के सकल घरेलू उत्पाद का कितना योगदान रखते हैं? हिस्सा 31%। यानी कि भारत की कुल जीडीपी जो होती है उस जीडीपी, मान लीजिए जीडीपी में अगर 100 रुपये हैं तो 100 रुपये में से 31 जो रुपये जो ऐड हो रहे हैं वो अकेले कहाँ से हो रहे हैं? उद्योगों से हो रहे हैं। ठीक है, कहाँ से हो रहे हैं? उद्योगों से हो रहे हैं। और अगर हम यहाँ पे देखें और रोजगार कितना देता है ये लोगों को, रोजगार कितना बताया है?
12 लगभग 12 करोड़ से ज़्यादा 12.1 करोड़ से अधिक रोजगार भी देता है उद्योग। 2022-23 में औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि दर्ज की गई है भाई, कितनी 6.7% की वृद्धि दर्ज की का अनुमान लगाया गया, अगर इतनी वृद्धि दर्ज की जाएगी। चालू वित्त वर्ष में रूस यूक्रेन युद्ध संघर्ष के कारण इस क्षेत्र को आयात के लिए उच्च इनपुट लागत का सामना करना पड़ा। बिल्कुल भाई, क्योंकि जो वस्तुएं जो आयात की जा रही थी वो महंगी हो गई है ना, तो इसलिए ध्यान रखना हाई इनपुट लागत, लागत का मतलब कॉस्ट, तो ध्यान रखना जो कॉस्ट थी वो उसका ज़्यादा महंगी वस्तुएं भी खरीदनी पड़ी थी। महामारी के बाद की अवधि में केंद्र सरकार के पूंजीगत जो व्यय है उसमें ध्यान रखना वृद्धि ने निजी क्षेत्र से निवेश में भीड़ की है, यानी कि जो पूंजीगत जो व्यय है उसमें वृद्धि कर दी सरकार ने, और सरकार ने जैसे वृद्धि की तो ध्यान रखना निजी क्षेत्र जो है, जो प्राइवेट, जो आम आदमी है, जो मतलब कि जो भी लोग हैं, जो बिजनेसमैन है, उन्होंने ज़्यादा निवेश किया गया है। ठीक है, किसमें? उद्योग क्षेत्र में, जिसने प्रदान किया है औद्योगिक विकास के लिए एक प्रोत्साहन है। ये क्या है? एक प्रकार से क्या है? प्रोत्साहित है। ठीक है, आगे आने वाली जो संभावना है उसमें और भी ज़्यादा होगा। ठीक है, इस क्षेत्र को दबी हुई मांग, निर्यात प्रोत्साहन और कॉर्पोरेट बैलेंस शीट के मजबूत होने से मदद मिली है। अब ये उद्योग जो है ये इसमें वृद्धि क्यों हुई है? वृद्धि होने के पीछे क्या है? अभी भाई जो दबी हुई मांग थी, है ना, जो पहले किस चीज़ की मांग नहीं थी अब उसकी डिमांड हो गई है, तो उसको बोलते हैं दबी हुई मांग। निर्यात प्रोत्साहन, यानी कि निर्यात के लिए भी प्रोत्साहन किया सरकार ने कि भाई ये चीज़ें बनाओ, हम निर्यात करेंगे तो फ़ायदा है। और कॉरपोरेट बैलेंस शीट के मजबूत हुआ है, तो उस वजह से औद्योगिक क्षेत्र में क्या है? वृद्धि हुई है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक निर्माण का महत्व बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है भाई। अगर हम देखें तो भारत का लक्ष्य है 2025-26 तक निर्यात में 120 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण में 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त करना है। यानी कि वर्तमान में अगर हम देखें तो ध्यान रखना 120 डॉलर अमेरिकी जो डॉलर है के बराबर क्या किया जा रहा है? इलेक्ट्रॉनिक निर्माण किया जा रहा है ना, इलेक्ट्रिसिटी में क्या किया जा रहा है? निर्माण किया जा रहा है। और वो 2025-26 तक कितना बढ़ाना है? इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण में 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर करना है। दोनों मोर्चों पर उच्च विकास दर्शाता है। भारत इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के मार्ग पर है। उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाएं इलेक्ट्रॉनिक सामानों के घरेलू उत्पादन में बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं को प्राप्त करने में क्या हो रहा है? मदद करेगी। ठीक है, अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा? ज़्यादा मदद मिलेगी। आगे देखें तो आगे क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय पण्य कीमतों में अस्थिरता और कच्चे माल की आपूर्ति में व्यवधान औद्योगिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। अब जिस प्रकार से हमारा औद्योगिक जो क्षेत्र है वो जिस प्रकार से ग्रोथ कर रहा है, वो ग्रोथ किस कारण से रुक सकती है? तो उन्होंने ऐसा ही पहले ही पॉसिबिलिटी बता दी कि अगर ये चीज़ें हो जाएंगी तो हमें थोड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय पण्य किस्तों में। ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय जो मूल्य, जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल के ऊपर जो कीमतें होती है वस्तुओं की, उनमें वृद्धि होने पर, अस्थिरता होने पर, या कच्चे माल की आपूर्ति में कोई भी किसी भी प्रकार की बाधा हो जाए, या मान ली कोई ज्वालामुखी उत्पन्न हो गया और उस देश से अगर हम आयात कर रहे हैं कच्चा माल, रॉ मटेरियल ले रहे हैं, तो एक प्रकार से क्या है, वो वस्तुएं नहीं पहुंच पाएंगी, वो महंगी हो जाएंगी, तो ऐसा प्रभाव पड़ सकता है। चीन में कोविड-19 से सामान्य स्थिति कमोडिटी की मांग को बढ़ा सकती है, बिल्कुल, और कीमतों में बढ़ोतरी कर सकती है। किसी भी चीज़ की अगर आप डिमांड बढ़ेगी तो ध्यान रखना इन्फ्लेशन क्या होगा? इन्फ्लेशन क्या होगा? बढ़ेगी, यानी कि वस्तुओं की कीमतें बढ़ेगी। हालांकि लचीली घरेलू मांग के आधार पर औद्योगिक विकास उत्पादन में वृद्धि जारी रहनी चाहिए। जो लचीली जो मांग, घरेलू मांग, यानी कि जो अपना जो देश है, अपने देश के अंदर अगर हम मांग देख रहे हैं वो कैसी लचीली है, यानी कि न कम है न ज़्यादा है, तो ये अगर रहनी चाहिए। ठीक है, इसके ऊपर भी कार्य किया जा रहा है। आगे देखो, सेवा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो जीडीपी में जो अगर हम योगदान की बात करें, जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान इसी का है, सबसे ज़्यादा योगदान इसी का है।
महामारी का अधिकतम बोझ झेलने के बाद 2021-22 में जो सेवा क्षेत्र है वो तेजी से उभरा है भाई। क्या है? तेजी से उभरा है। 2021 में कितना कितना ग्रोथ कर रहे थे? 2021 में 7.8% के संकुचन की तुलना में 2021-22 में सेवा क्षेत्र में कितनी वृद्धि दर्ज हुई है? 8.4% की। 2022-23 में सेवा क्षेत्र के कितना रहने का अनुमान है? 9.1, यानी कि पिछले से भी ज़्यादा रहने का अनुमान है कि सेवा क्षेत्र में ग्रोथ होएगी। संपर्क गहन सेवा उप क्षेत्र अपने पूर्व महामारी स्तर पर वापस आ गया है, जो कि दबी हुई मांग, गतिशीलता, प्रतिबंधों में ढील और लगभग सार्वभौमिक जो टीकाकरण द्वारा संचालित था 2023-24 में इस क्षेत्र के विकास चालक होने की संभावना है। यानी कि 2023-24 में ये सबसे ज़्यादा ग्रोथ करने की संभावना है, ध्यान रखना। और सर्वेक्षण जो किया गया तब हमें मिला कि महामारी ने घर खरीदने के पक्ष में व्यक्तिगत घर खरीदारों की भावना में बदलाव लाया है। क्या लाया है? बदलाव लाया है। प्रतिबंधों में ढील के साथ आवास क्षेत्र में रुचि में वृद्धि हुई। कम ब्याज दरों के कारण बेहतर सामर्थ्य की सर्किल दरों में कमी और अचल संपत्ति के लेन देन पर स्टाम्प शुल्क में कटौती ने रियल एस्टेट क्षेत्र के पलटाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्टील उत्पादों, लोहासक और स्टील बिचौलियों पर आयात शुल्क कम करने के हालिया उपाय से आवास की कीमतों में वृद्धि को रोकने में मदद मिलेगी। अब जो हम घर खरीदते हैं तो उन पे क्या होता है? शुल्क वगैरह, स्टाम्प शुल्क वगैरह ज़्यादा लग रहे हैं। तो ये कोविड की जो बीमारी आई थी तो इससे क्या हो गया? खरीदार कम हो गए थे, एक महंगे मिल रहे थे। अब उन्होंने क्या किया गया है कि जो आयात जो शुल्क है वो कम कर दिया गया है, स्टाम्प शुल्क है वो कम कर दिया है, जिससे इसमें क्या होगी? ग्रोथ होगी। ठीक है, तो ये सरकार का सर्वेक्षण है। आगे देखिएगा, महामारी के बाद ई कॉमर्स क्षेत्र में पैठ में तेज वृद्धि देखी गई है। लॉकडाउन और गतिशीलता प्रतिबंधों में ने उपभोक्ता व्यवहार को बाधित किया है, ऑनलाइन खरीदारी को प्रोत्साहन दिया है। ठीक है, क्योंकि सब घर से बैठकर ही वो मंगा रहे थे। और एमएसएमई यानी कि जो आपका जो एमएसएमई जो क्षेत्र है द्वारा डिजिटल समाधानों को अपनाने में भी क्या हुई है? वृद्धि हुई है। ठीक है, तो ये ऐसी संभावना की गई है। अब हम देखते हैं आधारभूत संरचना। आधारभूत संरचना अवसंरचना निवेश में वृद्धि अर्थव्यवस्था के संभावित विकास को महत्वपूर्ण धक्का प्रदान करती है। केंद्र सरकार ने हाल ही के वर्षों में बुनियादी ढांचे के विकास और निवेश को बढ़ावा दिया है। ठीक है, यानी कि इसमें निवेश भी बढ़ा है और बुनियादी जो ढांचा है उसका डेवलपमेंट किया है। जब निजी क्षेत्र द्वारा पूंजीगत व्यय को कम कर दिया गया है, 2022-23 में पूंजीगत व्यय कितना था? 7.5 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा गया है, जो 2021-22 से कितना? 35.4% अधिक था। निवेश अभियान को बनाए रखने के लिए नेशनल, ये आपके लिए ध्यान रखना, निवेश अभियान यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करने के लिए नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन यानी कि NIP ने 2019-20 और 2024-25 के बीच यानी कि 5 वर्षों के लिए लगभग 111 लाख करोड़ रुपए की निवेश योग्य परियोजनाओं का एक अग्रगामी रोड मैप प्रदान किया है। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या योजनाएं आने वाली हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में। ठीक है, वर्तमान में NIP में कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों के तहत 108 लाख करोड़ रुपए से अधिक कुल निवेश के साथ कितनी परियोजनाएं शुरू की गई हैं? 8,964 परियोजनाएं हैं, चल रही हैं। इनमें से आधे से जो अधिक जो परियोजनाएं हैं वो किस क्षेत्र में? परिवहन के क्षेत्र में है। आधे से अधिक किस क्षेत्र में है? परिवहन क्षेत्र में है। तो ध्यान रखना इस चीज का, किस क्षेत्र में है? परिवहन क्षेत्र में है। ठीक है, आगे देखिएगा इसमें, अगर हम आगे देखें रोजगार में क्या है संभावनाएं हैं बताई गई हैं सर्वेक्षण में। तो रोजगार में बताई गई है कि शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में श्रम जो बाजार है वो पूर्व COVID स्तरों से आगे निकल गए हैं। बेरोजगारी जो दर है 2018-19 में कितनी थी? 5.8% से घटकर 2020-21 में कितनी रह गई? 4.2% हो गई। 2018-19 में अगर हम ग्रामीण महिलाओं की बात करेंगे, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ग्रामीण महिलाएं जो श्रम बल भागीदारी जो दर है वो
19.7% से बढ़कर, यानी कि कोई भी कार्य किया जा रहा था तो उसमें ध्यान रखना, उसमें अगर यहाँ पर अगर मैं लगभग इसको मानूं कि जो 80 जो लोग थे वो पुरुष थे, वो कौन थे, पुरुष थे, और 20 कितनी थी, 20 क्या थी, महिलाएं कार्य कर रही थी। ये भागीदारी है, ये भागीदारी है श्रम बल में। ये कोई कार्य किया जा रहा है तो उसमें से महिलाओं की जो है संख्या कितनी थी, 20, तो ये श्रम बल है, महिलाओं की भागीदारी है। 2020-21 में वो बढ़कर कितनी हो गई है, 2020-21 में 27.7, यानी कि लगभग 28 महिलाएं, 20 से कितनी हो गई, 28। शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर की बात करें तो जुलाई सितंबर 2019 में कितनी थी, 8.3 से घटकर अब कितनी रह गई है 2022 में, देखें तो वो 7.2% हो गई है। यानी कि शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी भी घटी है और ग्रामीण क्षेत्र में भी घटी है, ध्यान रखना। और दूसरा ध्यान रखना, महिलाओं की जो श्रम भागीदारी है वो बढ़ी है, यानी कि अब महिलाएं काम ज़्यादा कर रही हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सामान्यीकरण से प्रेरित है, ध्यान रखना। इसके तहत किए गए कार्यों की संख्या 9 जनवरी 2023 तक 2021-22 में 85 लाख पूर्ण कार्यों और 2022-23 में 70.6 लाख पूर्ण कार्यों के साथ मनरेगा में लगातार क्या की गई है, वृद्धि की गई है, ध्यान रखना। व्यक्ति की भूमि पर किए गए कार्य जैसे कि पशु, है ना, शेड, खेत, तालाब और बागवानी, वृक्षारोपण बनाना योजना के तहत वृद्धि हुई है। यानी कि मनरेगा में सबसे ज़्यादा जो वृद्धि किस क्षेत्र में हुई है, काम कौन से कार्य में बढ़ी है, कौन कौन से कार्य बढ़े हैं, पशु शेड में, है ना, खेत में, तालाब में तथा बागवानी वृक्षारोपण बनाने में क्या हुई है, बढ़ी है, ध्यान रखना। जिससे कृषि उत्पादकता तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, ध्यान रखना। अगर मनरेगा में कार्यों की संख्या बढ़ेगी तो कृषि उत्पादकता बढ़ेगी और प्रति परिवार आय भी क्या होगी, सकारात्मक बढ़ेगी। ये बात ध्यान रखना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं हम बीमा पेंशन में। तो बीमा पेंशन की अगर हम बात करें, भारत में बीमा प्रवेश यानी कि जीडीपी अनुपात के लिए बीमा प्रीमियम जो जारी किया जाता है 2000 में कितना था, 2.7% से बढ़कर 2021 में कितना हो गया है, 4.2% हो गया है। सर्वेक्षण में ये भी कहा गया है कि भारत में जीवन बीमा जो प्रवेश 2021 में 3.2% था। हालांकि भारत में बेचे जाने वाले अधिकांश जीवन बीमा उत्पाद बचत के रूप में है, ठीक है, केवल एक छोटे से सुरक्षा घटक तक के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए प्राथमिक ब्रेड विनर की समय से पहले मृत्यु होने की स्थिति में परिवारों को एक महत्वपूर्ण वित्तीय अंतर का सामना करना पड़ता है। सरकारी योजनाओं और वित्तीय समावेशन पहलों ने बीमा अपनाने और सभी क्षेत्रों में पैठ बनाने में मदद की है, क्या की है, मदद की है, ठीक है। तो यहाँ पे बीमा क्षेत्र को भी सकारात्मक रूप देखने को मिल रहा है, ठीक है। बीमा कंपनियों के लिए एफडीआई सीमा में वृद्धि और बीमा बाजार के डिजिटल से विकास को बढ़ावा मिलने की संभावना है भाई, ठीक है, अगर निवेश बढ़ेगा तो ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा सा और देखें, जून 2015 में केंद्र सरकार ने असंगठित क्षेत्र में कार्यरत वंचितों और कम आय वाले व्यक्तियों पर ध्यान देने के साथ कौन सी योजना शुरू की गई है, ध्यान रखना, अटल पेंशन योजना। और राष्ट्रीय पेंशन एनपीएस और एवीपीआई की शुरुआत के बाद से भारत में पेंशन क्षेत्र का क्या हुआ है, विस्तार हुआ है, ठीक है। कुल जनसंख्या के हिस्से के रूप में एनपीएस और एवीपीआई के तहत जनसंख्या का जो कवरेज है 2016-17 में कितना था, 1.2% कुल जनसंख्या का, से बढ़कर 2021-22 में कितना आ गया, 3.7% जो लोग हैं वो या तो अटल पेंशन योजना के तहत पेंशन ले रहे हैं या फिर नेशनल जो आपकी जो एनपीएस है, नेशनल पेंशन स्कीम जो है, उसके तहत पेंशन ले रहे हैं। भविष्य में प्रति व्यक्ति आय बढ़ने की उम्मीद के अनुसार भारत में के पेंशन क्षेत्र में वृद्धि की काफ़ी क्या है, गुंजाइश से ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है। तो ये था आपका बीमा पेंशन क्षेत्र में। अब हम देख लेते हैं कुछ एक की पॉइंट आपके सामने। चालू खाता भुगतान जो होता है ना, चालू खाता भुगतान, करंट अकाउंट पेमेंट जो है वो दो प्रकार का होता है। एक चालू खाता शेष होता है, एक कौन सा होता है, पूंजीगत खाता होता है। तो ये दो प्रकार का होता है, ध्यान रखना। यानी कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो जो आपका जो चालू खाता है, चालू खाता भुगतान जो संतुलन जो है वो प्राथमिक दो घटकों में से एक है।
जो ये आपका जो ये है, ये दो घटकों में, एक घटक ये हो गया और दूसरा कौन सा ये हो गया, ठीक है। यह व्यापार शेष माल और सेवाओं की आयात को घटाकर प्राप्त किया जाता है। किसको? व्यापार शेष जो होता है ना, व्यापार शेष। आयात और निर्यात का अगर हम करें, आयात या तो एक्सपोर्ट होगा या इंपोर्ट होगा, उसका जो है उसको घटाने के बाद हमें क्या प्राप्त होता है? चालू खाता। निवल घटक आय जैसे लाभांश, ब्याज और निवल अंतरण भुगतान, इसको शामिल करके जो बनता है वो चालू खाता शेष बनता है। यानी कि चालू खाता शेष क्या होता है? व्यापार शेष जो होता है उसको जोड़ दो, विदेश से निवल घटक जो आय है उसको जोड़ दो, और विदेश से एक तरफा अंतरण है उसको जोड़ दो, तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है? चालू खाता शेष प्राप्त होता है। और इस टॉपिक के ऊपर हम अलग से एक क्लास भी ले लेंगे, तो ध्यान रखिएगा। तो आज का जो आर्थिक जो सर्वेक्षण है मेरे प्यारे बच्चों, उसमें मुझे आशा है कि आप सभी लोगों को ये की पॉइंट आपको समझ में आएंगे। और आपकी जो ये पीडीएफ है, आपकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम जो चैनल है आरपीएससी व्यूज, ठीक है, उस पे टेलीग्राम के ऊपर आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो आप इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले नए टॉपिक के साथ, नए पॉइंट के साथ। जय हिंद, जय भारत।